First of all, this will be a live session on the Farm Bill and the controversy. The live session is about the farmers' protest, and second thing, what is the reason of protest? क्या वैलिड पॉइंट्स हैं, क्या वैलिड पॉइंट्स नहीं हैं, क्या पॉइंट्स दिक्कत वाले सच में हैं, क्या प्रोटेस्ट के नाम पे पॉलिटिसाइजेशन हुआ है, क्या कम्युनिस्ट या फिर दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज प्रोटेस्ट में जानबूझ के ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाती है जिससे उन्हें सपोर्ट मिले या फिर अपनी अपनी पॉलिटिकल बैकग्राउंड को अच्छा करने के लिए, क्या एक बात का बतंगड़ बनाया गया है या फिर बात को मैनिपुलेट किया गया है. सो वील डिस्कस ऑल दिस. हेलो शुभा, हेलो कृष्णा, हेलो मैविक. सो ये इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे पॉलिटिसाइजेशन होता है. और अभी हमें स्पाइडी भाई ज्वाइन करेंगे, सो आई विल वेट फॉर हिम टू ज्वाइन. स्पाइडी भाई के आते ही वी रिक्वेस्ट. ओके, आई सो स्पाइडी भाई को हम ज्वाइन करवाते हैं लाइव सेशन, एंड उसके बाद हम दोनों कर सकते हैं लाइव सेशन. ये फार्म बिल के बारे में होगा. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कोई पहले गाली देने लग जाए कि फार्मर्स बहुत अच्छे होते हैं, हम वही खाना देते हैं, वही पीना देते हैं, बता दूं माय फैमिली इज आल्सो फ्रॉम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड. सो माय ओन फैमिली इज टेक्निकली फार्मर. वी आर फार्मर्स. ऐसा कोई वो इशू नहीं है, और ना ही मुझे अपना पैसा कम करवाने का कोई शौक नहीं है. सो ये मत कहना कि फार्मर्स ऐसे हैं वैसे हैं, हम भी वही हैं. तो प्रैक्टिकली मुझे भी नुकसान होगा, और मैं भी शायद वहां होना चाहिए था इन केस ये बिल अच्छा नहीं होता तो. सो स्पाइडी भाई का शायद नेटवर्क का इशू है. आई थिंक ही विल ज्वाइन. ओके, सो फार्म बिल का सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए. फार्म बिल लाया क्यों गया, और इतने साल से फार्म बिल आया क्यों नहीं. मंडी का जो जो करंट सिस्टम है ट्रेडिंग का या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का, वो ये होता है कि हम अपनी जो फसल होती है वो मंडीज में बेचते हैं, जो गवर्नमेंट अप्रूव होती है, लाइसेंस होती है. तो वो एक चीज होती है, हम वहां भेजते हैं और उसके आगे वो लोग आगे भेजते हैं. सो दैट इज अ थिंग. बट आई थिंक स्पाइडी भाई का नेटवर्क सही नहीं है. आई विल जस्ट री इनवाइट हिम. आई थिंक ही विल रीस्टार्ट नेट एंड कम बैक. ओके, सो आई विल इनवाइट स्पाइडी अगेन. होता ये है कि जब आप फार्मर होते हैं, आप अपना सब प्रोड्यूस जो होता है उस लेके मंडी जाते हैं. मंडी में आपको हितेश भाई, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून भाई जी. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल स्पाइडी भाई से मैं एक मैसेज, आज टॉपसी भाई का बर्थडे है हमारे, तो स्पाइडी भाई उन्हें पक्का कन्वे कर दीजिएगा. मैंने तो विश कर ही दिया है, लेकिन बाकी लोगों को पता नहीं होगा. तो आज टॉपसी का बर्थडे है, तो सब लोग स्पाइडी के थ्रू उन्हें अपनी वो भेज दें वेल विशेस, क्योंकि वो तो खुद नहीं ले सकते किसी वजह से, लेकिन स्पाइडी के हाथों भेजा दीजिए. थैंक यू हितेश भाई. बिल्कुल, टॉप सीक्रेट्स को मैं कॉल करके आज बता दूंगा कि उसके अकाउंट पे इतने सारे उसके दोस्त हैं जो उसको मिस कर रहे थे. सो बहुत ज्यादा थैंक यू वेरी वेरी मच हितेश भाई. थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. एंड हितेश भाई, आज इससे पहले हम कुछ डिस्कस करें, कुछ चीजें बता देना चाहता हूं कि अभी हम जो भी डिस्कस करेंगे उसमें एक चीज 100% सच होगा, हमारे कितने भी डिफरेंसेस हो, कि अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें कुछ फिक्स परसेंटेज है जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं उसमें, और उसमें खालिस्तानी सेपरेटिस्ट भी हैं. इसमें कोई डाउट नहीं है. थोड़ा बहुत डाउट था, वो भी 2 मिनट पहले मेरा क्लियर हो गया मेरे ही कमेंट सेक्शन में. हाँ, मैंने पढ़ा. तो अब देखिए, टेररिज्म की डेफिनेशन होनी चाहिए. ऐसे तो कसाब के फॉलोवर भी बोलेंगे कि जस्ट बिकॉज यू फॉलो इंडियन मीडिया डोंट से कि कसाब वाज अ टेररिस्ट. बात तो सही है भाई. कसाब कैसे पता चला आपको कि कसाब टेररिस्ट है? भैया, मीडिया ने बताया. अरे आपको भगवान ने थोड़ी बताया. आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मीडिया के थ्रू ही मिलती है. हाँ, कई बार सच मिलती है, कई बार झूठ मिलती है. तो अगर आप ऐसे, तो भैया लोग कहेंगे कि मीडिया का प्रभाव तो भैया तो इस्लाम का. अब भाई, इस्लाम का शहीद भी बना सकते हैं उसको पाकिस्तानी. अब ऐसे देखा जाए सही तरीके से तो काश ठीक तरह से था भी पाकिस्तानियों के लिए. पाकिस्तानी के लिए वो शहीद ही है, हम उसको आतंकवादी कहते हैं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि हम भी उसको शहीद मानेंगे. भैया, हमारा तो नुकसान किया ना.
आप अपने देश के लिए शहीद होंगे, हमारा आपने नुकसान किया, हम आपको आतंकवादी मानेंगे। वैसे ही एक चीज जैसे मैं कि क्लियर कर दूं, कल को अगर बिहार, नीतीश कुमार भी कहे कि बिहार को मैं इंडिया से अलग करना चाहता हूं, तो हम नीतीश कुमार को भी टेररिस्ट मानेंगे, एंटी नेशनल मानेंगे, एज सिंपल एज दैट। फिर आप ये नहीं कह सकते हैं कि सब मीडिया बीजेपी की बिकी हुई है, ये नॉनसेंस है, ये सब नहीं होता कुछ। जैसे जब एक जैसे टीचर कि पुलिस स्टेशन के लिए पकड़ा जाता है, तो वहां पे टीचर कार्ड नहीं खेल सकता वो, कि मैं देश का निर्माण करता हूँ, टीचर को तुम कैसे आतंकवादी अरेस्ट कर हो तो सकते हो। खेल सकता है, अगर वो आतंकवादी हाँ, हो तो हेडमास्टर का हाँ, नहीं, बेटा किसी गिना में भी जा नहीं खेलना सकता है वो। चाहिए, कि हम आपको नहीं टीचर नहीं होने के लिए अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। हम आपको इसलिए अरेस्ट कर रहे हैं हम्म, क्योंकि आपने 10th की बच्ची को बोला कि तुमको 100 में 100 नंबर दे दूंगा, मेरे साथ सो जाओ। इसके लिए आपको अरेस्ट किया जा रहा है। कि कार्ड खेलने वाली जो टेंडेंसी है कि मीडिया पे भरोसा मत करो, अब मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, जो जर्नैल सिंह भिंडारन वाले को शहीद बोल सकते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, जहां पे उनको कोई मतलब खौफ नहीं है क्या आईबी का। मैंने कहा क्या हो गया भाई लोगों को। हम डेमोक्रेसी है ना, दिक्कत यहाँ आती है। मैंने कहा माय गुडनेस, दिस वाज शॉकर टू मी। मुझे मजे पता की था बात कि बताऊं, इनके सिंपथाइजर जो हैं जर्नैल सिंह, जो लोगों को पता नहीं है जर्नैल सिंह भिंडारन वाले कौन थे, आप जाके आज गूगल कर लीजिएगा। वो वो देखिए, अब कौन किसको किसने बनाया वो सब आप अंदर में जाएंगे तो अलग बात है। ऐसे तो भैया तालिबान को भी यूएस ने बनाया था, लेकिन आज तालिबान को हम मानते हैं ना एक आतंकवादी संगठन। ऐसे तो राक्षसों को भी भगवान ने बनाया है, लेकिन भैया राक्षस तो राक्षस है, देवता देवता है। ऐसे नहीं कह सकते ना कि राक्षस को भगवान ने बनाया है तो तुम राक्षसों के खिलाफ क्यों हो। भगवान कोई गलत चीज कैसे बना सकता है, ये सब प्रोपेगेंडा मत चले यहाँ पे, कि मैं भी तो बलात्कारी हूं, मुझे भगवान ने बनाया है, भगवान कोई गलत चीज कैसे बना सकता है। ये एक प्रोपेगेंडा हो जाता है, एक गलत चीज को गलत जगह से जोड़ देते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि यार सेक्स तो हम सेलिब्रेट करते हैं हिंदुइज्म में, तो मंदिर में किस कर लिया तो क्या गलत किया। देखो, सेलिब्रेट हम हिंदुइज्म में करते हैं सेक्स, बट एट द अप्रोप्रिएट प्लेसेस। जैसे हर रिलीजन में पॉटी भी करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं ना कि मंदिर में जाके हक देंगे आप। तो हर सबसे रिलीजन में बड़ी बात पॉटी वो करना समझते सिखाते हैं। नहीं है कि ऐसा होता क्यों है। वो समझते नहीं है कि मंदिर में और डिस्क्रिप्शन होते क्यों है, स्टेचूज बनते क्यों है, बट दे हैव हम्म। आइडियोलॉजी की ये तो गलत चीज है। वो चीजें नहीं डिपिक्ट करती हैं स्टोरीज, वो नहीं नहीं स्टेचूज। नहीं, आपने स्टोरी नहीं प्रोपेगेंडा समझी, बनाने आपने बस वाले कौन स्टेचू है। देखा। प्रोपेगेंडा बनाने हम्म, वाले को कह दो गलत है तो भी उसका एंटी नेशनल प्रोपेगेंडा बनाएगा, कि देखो देखो हिंदुज्म कितना घटिया है, ऐसी गलत गलत चीजें मंदिर पे रखता। अब कह दो सही है, तो फिर मंदिर में सेक्स करने लगा, कहेगा जब तुम सेक्स को सेलिब्रेट करते हो तो मंदिर में किस भी नहीं कर सकते हो। तो देखिए, वो मैं क्या बताऊं, जैसे मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाई थी, है ना, कि आप किसी भी चीज से प्रोपेगेंडा बना सकते हैं। जैसे एक वर्ड होता है, क्या बताया था मैंने, माँ चुदाए। माँ चुदाए ऊपर लगा दीजिए, आपको जो चीज नहीं चाहिए उसको माँ चुदाए के पहले यूज कर लीजिए। जैसे आपको टिहरी डैम बनाना है, तो अगर आपको टिहरी डैम नहीं चाहिए तो आप माँ चुदाए के पहले लगा दीजिए, पर्यावरण गया माँ चुदाने, हमें तो चाहिए बस इलेक्ट्रिसिटी। और अगर आपको टिहरी डैम चाहिए तो आप इलेक्ट्रिसिटी को ऊपर रख दीजिए और पर्यावरण को नीचे, और कह दीजिए इलेक्ट्रिसिटी जाए माँ चुदाने, हमें तो चाहिए बस पर्यावरण। तो देखिए, इस वही माँ चुदाए सिचुएशन शब्द है। से आप बोथ द वेज ऑफ प्रोपेगेंडा बना सकते हैं, और दोनों ही बहुत सुनने में सही लगते हैं। आप एग्जाम्पल अभी देख लीजिए, एग्जाम्पल आपके सामने दे रहा हूं, पर्यावरण जाए माँ चुदाने, हमें चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। बात तो सही है। अभी आप सब सोच लेंगे कि कितना सही बात बोल रहा है, पर्यावरण की फिक्र ही नहीं है इसको, लालची आदमी, बस इसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। और इसी को मैं अगर रिवर्स कैपिटलिस्ट कर है। दूं, हाँ, इसी को मैं रिवर्स कर दूं, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट चाहे माँ चुदाने, हमें चाहिए बस पर्यावरण, तो लोग अब तो इससे भी इन्वायरमेंटलिस्ट। कन्विंस हो जाएंगे। भाई वाह, कितना बढ़िया आदमी है बताओ। तो ये होते ये हैं आप ट्रिगर खुद वर्ड्स। ट्राई करके देख लीजिए। ये होते हैं ट्रिगर वर्ड्स। ट्रिगर आप एक वर्ड्स स्पेसिफिक देखिए। ढंग से एक बात बोलेंगे तो आप मेंटेलिटी को ट्रिगर कर देते हो किसी की, किसी चीज की। और करेक्ट 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 करेक्ट। खैर एनीवे, अब हम खालिस्तान की बात बाद में करेंगे, आ जाते हैं वापस टॉपिक पे। तो थोड़े बहुत मुझे आपसे काफी कुछ सीखने को हमेशा मिलता है हितेश भाई, तो मैं चाहूंगा आज अरे आप भाई, इस मैं भी बहुत टॉपिक सीखता पर प्रकाश डालें। ये जो है फार्म बिल 1, हूँ। फार्म बिल 2, फार्म बिल 3। पहला है फैसिलिटेशन बिल आई बिलीव, दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए, तीसरा है कॉमोडिटी, एसेंशियल कॉमोडिटी बिल। तो तीनों के बारे में प्लीज हमें जरा स्पष्ट तरीके से बताइए, पहले बिल के बारे में क्या फायदे हैं क्या नुकसान है।
ओके, आपके तो मैं हिसाब इसे से? पॉइंटर से बता दूंगा, मैं बिल में डिफाइन नहीं करूंगा, मैं इसके फर्स्ट फार्म बिल का टोटल पॉइंटर्स के हिसाब से बताऊंगा, बिकॉज दैट इज मोर फैसिलिटेटेड, उसे डिवीजन बहुत ज्यादा हो जाता है डिटेल में। अब हम्म पहले तो खालिस्तान के टॉपिक में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद आई थी कि ये हम्म खालिस्तान वाले हमेशा जो भाई साहब थे उन्हें शहीद तो बता देते हैं और बताते कि कैसे हम्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनका खून किया, ये कहा जाता है। हम्म बट अभी पंजाब में गवर्नमेंट किसकी है, कोई मुझे बताएगा क्या? कांग्रेस की है। पंजाब। तो जिन्होंने सिख दंगे किए, जिन्होंने तुम्हारे लोग मारे, जिन्होंने गुरुद्वारे पे गोलियां चलाई, तुमने उन्हीं को वहां पावर में बैठाया है और तुम चिल्ला रहे हो उस गवर्नमेंट में जो उनके खिलाफ है। तो दिस इज अ बिट हिपोक्रिटिकल। ऐसा कुछ नहीं है कि थोड़ा गलत बोल रहे हो, दोनों तरफ से थोड़ी गलती है। तो यही होता है, करेक्ट अपना करेक्ट। अपना एजेंडा दिखाने की बात है। अब आप जिंदा 84 के बिल्कुल। दंगों के लिए, करेक्ट 84 के दंगों के लिए आप उस टाइम की बात आज की गवर्नमेंट से नहीं कह सकते जो उस टाइम पे थी भी नहीं, राइट? करेक्ट करेक्ट। आपने उन लोगों को तो अपनी वहां पावर पे बैठा दिया जिन्होंने किया, लेकिन उन लोगों से आपको दिक्कत है जिन्होंने वो चीज नहीं की थी। और ये वही लोग होते हैं जो ब्रिटेन को, जब हम गाली देते हैं कि ब्रिटेन ने हमारा ऐसा किया वैसा किया, तो देश है कि नहीं नहीं, आज के लोगों से आप ब्रिटेन के वो पैसे थोड़ा मांग सकते हो जो वो आपसे छीन के गए थे जमाने पहले। तो ऐसा डबल हम्म। साइडेड गेम हो जाता है ये। अरे अरे अरे, तो तो सही कह रहे हैं आप, ओके, बिल्कुल तो सही कह चलते हैं फार्म बिल पे। फार्म बिल का देखो यूज क्या है। बेसिकली ये फार्मर्स को एक एडिशनल चॉइस देने का ऑप्शन है। इसमें आप रहे हैं। फार्मर को देते हैं चॉइसेस। अब आज से पहले जो इंफ्रा था उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि मैं उगाऊंगा, मैं मंडी जाऊंगा, मंडी वाला मुझे एक एमएसपी से ऊपर देगा, भगवान की दया से शायद, क्योंकि देता नहीं है, बस था कि देगा, वो कभी मिला नहीं हम्म लोगों को। सो हम्म होता ये है कि फार्म बिल का इतना सीन था कि आपके पास एडिशनल ऑप्शंस होंगे, और हम्म एडिशनल ऑप्शंस होंगे तो फार्मर चूज कर पाएगा क्या वो मंडी ही जाके एमएसपी लेना चाहता है या प्राइस लेना चाहता है, या फिर वो चाहता है कि हम्म एक प्राइवेट प्लेयर उससे आके खरीदे और उसी को उसी से डायरेक्टली पेमेंट कर दे। सी, हम्म इससे पहले क्या होता था, प्राइवेट प्लेयर को मंडी से लेना पड़ता था। तो फार्मर हम्म से जो प्रॉफिट होता है थोड़ा मंडी को जाता था, थोड़ा मिडिलमैन से और प्रॉफिट लेके वो इंडस्ट्री को बेचते थे, और फिर उसके हम्म बीच में दो प्रॉफिट्स आ जाते थे। तो जब फाइनल गुड बनता था उसकी प्राइस और ज्यादा होती थी, बिकॉज दो जगह के प्रॉफिट जा चुके हैं, दो लोगों ने, बिचौलियों ने बीच में खा दिया है प्रॉफिट। हम्म और फिर उसके बाद हम्म टैक्सेशन डबल पड़ जाता था कई जगह। तो हम्म मल्टीपल स्टेप्स हो जाते थे। अब अगर इंडस्ट्रियलिस्ट डायरेक्टली अपने प्राइस पे सीधे फार्मर से खरीदेगा तो उसको कम कॉस्ट पड़ेगी, बिकॉज मिडिलमैन का प्रॉफिट चले गया। एंड वो करेक्ट। कंज्यूमर को जो कॉस्ट में देगा उसमें कंज्यूमर को भी कम कॉस्ट पड़ेगी, बिकॉज एज अ कंज्यूमर आपको कम लोगों को बीच में खिलाना पड़ता है पैसा। सो ये है फार्म बिल का कॉन्सेप्ट, और उसी में एडवांटेज होता है। अब इसको लेके लोगों को अलग अलग दिक्कतें हैं। एक दिक्कत शायद ये है कि एमएसपी का इशू है। एमएसपी इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो प्राइस है जो गवर्नमेंट कहती है कि इतना तो मिलना ही चाहिए फॉर किसान इज सेलिंग यू समथिंग। लेकिन एमएसपी इज नॉट द फेयर प्राइस इन माय डिक्शनरी। मतलब एमएसपी मैं मानता हूँ कि सही रेट नहीं है, क्योंकि सप्लाई डिमांड बेस्ड चीजें होती हैं। आप अगर प्रोडक्शन से पहले आप एमएसपी डिक्लेयर कर दोगे और प्रोडक्शन कम होती है, प्रोड्यूस कम हुई है, कुछ हुआ, तो तब भी आपको मिनिमम ही देगा गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ने मिनिमम सिलेक्ट कर लिया ना कि इतना मिनिमम देना है। उससे ऊपर तो कोई भी आपको नहीं देगा, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है खरीदने का कहीं और से, बेचने का कहीं और। वेरी ट्रू। तो आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस में जाते हो फर्स्ट, इस सिचुएशन में जहां ज्यादा प्रोड्यूस नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट आपको ऑप्शन दे रही है कि अगर आपको उससे ज्यादा प्राइस कहीं और मिल रहा है तो आप डायरेक्टली बेच दो प्राइवेट प्लेयर को। अब लोग कहते हैं प्राइवेट लेकिन प्लेयर कम पैसा देगा। अगर वो कम देगा तो तुम मंडी नहीं चले जाओगे भाई, तुम क्यों पागल हो, तुम अपना प्रॉफिट खत्म करके प्राइवेट को ही बेचोगे। लेकिन यहाँ पे वो ये है अप्रीहेंशन, ये है हितेश भाई कि जैसे मंडी अभी इसलिए चल रही है क्योंकि हम मंडी जा रहे हैं। जब किसान मंडी जाना बंद कर देंगे, जो कि ऑब्वियसली बंद कर तो देंगे, मंडियां क्योंकि बंद हो इनिशियली जाएंगी। सारे रिटेलर्स सीधा किसान के पास आ जाएंगे और ज्यादा पैसे कर लेंगे किसानों से, तो किसान मंडी जाना बंद कर देंगे। जब लोग देखेंगे कि मंडी में कोई नहीं आ रहा है, तो वहां के जो ट्रेडर्स हैं, जो लाइसेंस ट्रेडर्स हैं, वो अपना लाइसेंस जमा करके, हो सकता है वो इनफैक्ट कंपनी को ही ज्वाइन कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर्स को ही ज्वाइन कर रहे हैं। और देखिए, मिडिल मैन तो देखिए एक तरह की हम टर्मिनोलॉजी कहते हैं, लेकिन वो तो अनिवार्य उस तरफ भी होगा। उस तरफ भी जो कंपनी है उसके हायर ऑफिशियल तो जाएंगे नहीं,
बीच का काम ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए तो मिडिलमैन चाहिए, क्योंकि किसान के पास रिसोर्सेज होते नहीं है और कंपनी को यस, लगे लगे हाथ पैसे देके कोई काम करने वाला मिल जाएगा। तो ओके। सो ये ये बात एप्रीहेंशन सही है ये आपकी। कैसे दूर होंगे? ओके, सी ये बात आपकी सही है कि अगर आप मार्केट में आप कहते हो कि मोनोपोली हो जाएगी तो इश्यू होगा, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि मार्केट आज भी मोनोपोलाइज्ड है। आज मंडी मोनोपोली लेके बैठी है और मंडियों हाँ की एग्जैक्टली, मोनोपोली आज है। मंडे को मोनोपोली आज है। कैपिटलिस्ट मार्केट कभी मोनोपोली नहीं जाता, क्योंकि कैपिटलिज्म में अगर एक ज्यादा प्रॉफिट खाता है तो उसका कंपटीटर पक्का आ जाता है जो उससे कम मार्जिन में आपको ज्यादा अच्छा फायदा देता है। आपके पास ज्यादा हम्म, ऑप्शंस हमेशा होते हैं। और अगर हम्म, आपका सिस्टम इतना घटिया है कि अगर कंपटीशन आ जाने मात्र से वो सिस्टम खत्म हो जाता है, तो आप समझ सकते हो कि आज उस सिस्टम में कितनी लूटपाट है। ट्रू ट्रू। आपका सिस्टम आप खुद कह रहे हो कि आपका सिस्टम बर्बाद हो जाएगा, तो आप खुद ये भी तो मानो कि आपका सिस्टम आज लूटपाट कर रहा है, तभी वो सिस्टम बर्बाद हो नहीं जाएगा। वो तो है, वो तो आप सही कह रहे हैं, एपीएमसी की मोनोपोली तो है, मंडियों की मोनोपोली तो है आज आज। और आज भी वही मैंने अपनी वीडियो में कहा हितेश भाई, कि ऐसा नहीं है कि इस 3 बिल के आने से किसानों का जो है कुछ उनके साथ शोषण हो रहा है। शोषण 1947 से लगातार हो रहा है, और इस बिल से भी वो या तो उनकी कंडीशन अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि जो मोनोपोली आज एपीएमसी की है वही मोनोपोली अगर प्राइवेट प्लेयर्स की हो जाए तो किसानों का फ्यूचर बर्बाद नहीं हुई तो उनका फ्यूचर आबाद। और इट्स प्राइवेट कंपनी एक थोड़ी ना है कि आपके देश में, आपका देश ना छोटा नहीं है कि सिर्फ एक ही कंपनी है कि टाटा ही टाटा खरीदेगा लोगों से, ट्रू उसके ट्रू बाद कोई और नहीं खरीदेगा। टाटा अगर ज्यादा पैसे नहीं देगा तो फिर रिलायंस अपनी इंडस्ट्री डाल देगा, ट्रू। फिर रिलायंस ज्यादा पैसा देगा आपको। अगर रिलायंस नहीं देगा तो कोई और कंपनी आके और ज्यादा पैसा देगी, क्योंकि कैपिटलिस्ट मार्केट प्रॉफिट बनाने के लिए होती है, सबका, सिर्फ कैपिटलिस्ट का नहीं। और प्रॉफिट ट्रू तब ट्रू। बनता है जब कंपटीशन होता है। और मंडी अगर आपकी बंद हो जाएगी, आप सोच रहे हो, तो स्टेट गवर्नमेंट्स, मैं मानता हूँ आज भी बीएसएनएल चल रहा है, जियो की सर्विस बेस्ट हो चुकी है, जियो के आने से बाकी सबके प्राइस डाउन हो चुके हैं, लेकिन बीएसएनएल चल रहा है ना। वैसे आइडिया भी चल रहा है, वोडाफोन भी चल रहा है, भले ही लॉसेस में चल रहे हैं लेकिन चल रहे हैं। ऐसे कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि आपको कंपटीशन, इतनी बड़ी मार्केट है, एक प्लेयर कभी भी डोमिनेट नहीं कर सकता ऑनेस्टली। अगर एक प्लेयर डोमिनेट करने लग जाएगा, और मान लेते हैं खुदा ना खास्ता ऐसा हो गया कि चलो सिर्फ रिलायंस इतना बड़ा प्लेयर हो जाता है कि रिलायंस के सिवा कोई मोनोपोली होती नहीं, तो क्या गवर्नमेंट अपनी मोनोपोली एस्टेब्लिश करने के लिए एक ऐसा प्लेयर नहीं निकालेगी जो कम पैसे में करे? क्योंकि गवर्नमेंट को भी तो पैसा कमाना है। गवर्नमेंट भी है बिजनेस में। इंडिया का सबसे बड़ा गंदा सिस्टम यही है कि गवर्नमेंट भी बिजनेस में है। रिलायंस की टक्कर गवर्नमेंट से भी है। करेक्ट। तो अगर इतना पैसा सिर्फ रिलायंस कमा रहा है ना, तो गवर्नमेंट उस पैसे का शेयर खाने के लिए अपना कूद जाएगी पक्का, कि भैया ये ज्यादा पैसा होने लग गया, अब हमें भी चाहिए। तो ऐसा मत सोचो कि एक कंपनी की मोनोपोली एस्टेब्लिश हो ही जाएगी या नहीं होगी। दूसरा इशू ये है कि अब मिडिलमैन का क्या होगा। जिन्होंने 70 साल तक गरीब किसानों का नहीं सोचा, अब तुम उनकी टेंशन लेके एक सब किसानों को छोड़ दो कि ये 50-60 लोगों के चक्कर से आप 40 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन को भूल जाओ कि उनका क्या हो रहा है। जब इन्होंने सालों तक शोषण किया है किसी का, तो ये भी शायद एक कम्पिटिटिव मार्केट बनाएंगे अपने आप में, ये भी शायद एमएसपी से ऊपर पैसा देंगे, ये भी शायद अपना मार्जिन थोड़ा कम करेंगे। मंडी में बहुत मार्जिन है, मैंने पर्सनली काम होते देखा है, मेरे साथ वाले भी हैं बिजनेस में बैठे हुए, अभी हड़ताल में बैठे हैं वो। तो मंडी में जितना मतलब आप देते हो ना, उससे आप डबल रेट से ऊपर बेचते हो, 100% से ऊपर प्रॉफिट है। तो ये 100% का प्रॉफिट क्या 40% नहीं हो जाएगा? प्रॉफिट है, तभी तो मैं ट्रेडर बनना चाहता हूँ। मैं ट्रेडर बनना इसीलिए तो चाहता हूँ, प्रॉफिट है। यही इस बात का द्योतक है कि लोग किसान नहीं बनना चाहते हैं, लोग ट्रेडर बनना चाहते हैं। दैट्स ट्रू। तो यही बात है। अब अगर आप कहते हो कि कंपटीशन आने से आपकी मार्केट खत्म हो गई, तो आप समझ जाओ कि मार्केट पहले ही इतनी खत्म है कि कंपटीशन को सस्टेन नहीं कर पाती वो, ऑनेस्टली। सेकंड पॉइंट इतना है कि एक बात और है हितेश भाई कि ये प्रोटेस्ट जो है शायद पंजाब में सबसे ज्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैक्सिमम मंडी, जो टोटल 6500 मंडी पूरे देश में है, उसमें से मैक्सिमम मंडी जो है वो पंजाब में ही है, पंजाब और हरियाणा में। और सबसे ज्यादा रेगुलेटेड जो मंडियां हैं वो यहीं पे हैं, विच गिव अराउंड द टर्नओवर टू गवर्नमेंट ऑफ 3500 करोड़, ये गवर्नमेंट को देती हैं। तो इस बिल से आने से सीधा पंजाब गवर्नमेंट को बहुत ही बड़ा नुकसान हो रहा है, 3500 करोड़ के स्टेट टैक्स का लॉस हो रहा है। तो दिस कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द रीजंस कि वहीं के किसान ज्यादा क्यों
कर रहे हैं। मैं बताऊं, ये किसान भी नहीं कर रहे, ये कर रहे हैं मिडिलमैन और बिचौलिए। मैं सही बता रहा हूँ, हम्म। मंडी में पॉलिटिकल कंट्रोल बहुत ज्यादा होता है। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके एग्जैक्टली। नेता मंडी को कंट्रोल करते हैं, लाइसेंस ही उन्हें मिलता है तो वही कंट्रोल करते हैं ऑनेस्टली। हम्म। नीतियां ऐसी बनाई जाती है कि जो मंडी में एडिशनल पैसा आता है वो फिर इन पॉलिटिकल पार्टीज की जेब में ही जाता है। हम्म। बिकॉज मैं खुद एक, यार मेरा एग्रीकल्चर बैकग्राउंड लिया, मैंने इससे पहले बता दिया कि मैं एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हूँ। तो हमने देखा है कि हम्म। कैसे सिस्टम काम करता है। हम्म। आपको याद है जीएसटी से पहले बहुत हंगामा हुआ था कि जीएसटी आने से देश हम्म। बर्बाद हो जाएगा, स्टेट बर्बाद हो जाएंगे। कितने हो चुके हैं अब तक का? दैट्स ट्रू। मेरा तो स्टेट में सब सामान सस्ता हुआ है जीएसटी के आय से, क्योंकि इस स्टेट में पहले इतने टैक्सेशन थे, अब उनका एक टैक्स बन गया है। जबकि लोगों को बताया जाता था कि एक जीएसटी एक नया टैक्स है। जीएसटी नया टैक्स नहीं था, इट वॉज एक्यूमुलेशन ऑफ टैक्सेस जो एक बना दिए गए। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। अब यही बात, अगर जीएसटी आने सब महंगा हो जाएगा तो जो स्टेट गवर्नमेंट्स पेट्रोल में जीएसटी क्यों नहीं लगाने देती, अल्कोहल पे जीएसटी, ऐसी चीजें क्यों नहीं लगाने देती? बिकॉज हम्म। आज वो पेट्रोल से कुछ स्टेट्स 100% का मार्जिन लेते हैं। मतलब 40 रुपए का लेते हैं। गवर्नमेंट बेच सकती है और बेचती 80 80 रुपए से ऊपर है। हम्म। अगर जीएसटी आ जाएगा तो 28% में मार्जिन फिक्स हो जाएगा, 50% में नया स्लैब डाल के भी फिक्स हो जाएगा। 100% प्रॉफिट है पेट्रोल में अभी। तो ऐसा पेट्रोल नहीं में है। होता। उत्तराखंड चली अल्कोहल और शायद पेट्रोल पे रहा है अभी, तो सिर्फ दो ही चीजें बिकती हैं यहाँ ज्यादा, जिससे स्टेट में पैसा आता है। तो ये सब चीजें समझनी पड़ती हैं आपको। और गवर्नमेंट आपकी हम्म। सपोर्ट में कभी नहीं आएगी यार जब तक उसे पैसा नहीं मिलेगा। ऑनेस्टली पंजाब की गवर्नमेंट आज उसके खिलाफ इसलिए है क्योंकि उसके अर्निंग का सोर्स है वो। मनी का सोर्स है वो। राइट। अब एक ट्रू ट्रू ट्रू। कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग वाली चीज आई है, तो किसी दूसरा, महाशय ने वो लेट्स बिटेन टॉक अबाउट सेकंड बिल। बिटेन कॉन्ट्रैक्ट हाँ कॉन्ट्रैक्ट तो फार्मिंग। वो तो कॉन्ट्रैक्ट अच्छा लगा फार्मिंग मुझे। का क्या है? वो तो हाँ बढ़िया लगा अच्छा मुझे। है ये। अच्छा है लेकिन वो। इसमें क्या है ना, इशू ये है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के सीन में कि इन्होंने याद दिला दी है ब्रिटिश एम्पायर टाइम की, जब फोर्स्ड प्लांटेशंस होते अरे। थे, फोर्स्ड इंडिगो प्लांटेशंस हम्म। होते थे, जिसमें लोन्स आई दिए अंडरस्टैंड। जाते थे फार्मर्स को और उन्हें फोर्स किया जाता था कि आप यही उगाओगे वरना आप नहीं उगाओगे। ये ओके। वैसी कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग नहीं है इसलिए ये ऑनेस्टली। वो, अरे, ब्रिटिशर्स कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग नहीं करते थे, उनका राज था, वो जो चाहे वो कर सकते हम्म थे। वो चाहते तो वो औरतों के ब्रेस्ट काट के उल्टा टांग देते थे। वो स्थिति नहीं है देश में। देश में आपकी सरकार है, पीपल शुड अंडरस्टैंड दिस। हम्म तो यही बात है। अब सी ब्रिटिश एम्पायर ने इंडिया को यूज किया एज अ कैश क्रॉप प्रोड्यूसर, जो ऐसी क्रॉप प्रोड्यूस करे जो उनके एम्पायर को सस्टेन करे, रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर। और ऐसी चीजों में इंडिगो था, बहुत सारे प्लांटेशन ऐसे थे जो इंडिया को सपोर्ट नहीं करते थे। बट करेक्ट। आप पहले फार्मर को लोन देते थे, लोन देने के बाद आपसे एक्सप्लॉइट करते थे, उस टाइम का ये नीति थी। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो आज की नीति है उसमें ये बताया गया कि फार्मर चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकता है कभी भी। एग्जैक्टली, तोड़ सकता है। फार्मर को अलाउड है कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना, और हम्म। प्राइवेट कंपनी को अलाउड नहीं है कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना। नहीं है कॉन्ट्रैक्ट सो तोड़ना। अगर फार्मर लॉस में जाता है और कंपनी कहती है कि नहीं मैं इस चीज का इतना पेमेंट अब नहीं दूंगा क्योंकि बहुत ग्रोथ हो गई है, मैं नहीं दे सकता इतना, तो कंपनी नहीं भाग सकती। कंपनी को उसे कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। देखना लेकिन पड़ेगा। फार्मर को लगता है कि उसे सही प्राइस नहीं मिल रहा तो वो कह सकता है कि मैं ये प्राइस पे नहीं करूंगा, मैं बाहर बेचूंगा, मैं एग्जैक्टली। उसका प्रॉफिट आके आपको वापस रीपे कर दूंगा। इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्ट इस फार्मिंग तो एकदम क्लियर कट फायदे का सौदा दिख रहा है। जैसे पहले वाले में क्या था, थोड़ा डाउट था। पहले वाले हाँ जो फार्मर्स बिल है उसमें क्या हो जाए, फ्यूचर में क्या हो जाए। इसमें तो क्लियर कट फायदा दिख रहा है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट पहले ही साइन हो जाएगा, पहले ही रेट्स डिसाइड हो जाएंगे, और आपको फ्रीडम भी है कि जब चाहे कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के भाग जाओ। तो मुझे तो उसमें अब कुछ ज्यादा नुकसान नहीं दिख रहा था। ये लोग इनफैक्ट कहते इनफैक्ट हैं आप कि एक देखेंगे दिनेश फार्मर भाई, कैसे तो लड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आज भी होती है। कॉन्ट्रैक्ट हाँ फार्मिंग हाँ। आज भी होती है, और वो होती है। कोई कंपनी आपसे कॉन्ट्रैक्ट ले लेती है, कहती है मेरे लिए तुम शुगर केन उगाओ, आप शुगर केन उगाएंगे, उसके लिए वो आपको पहले पैसे दे देगी, पहले पैसे डिसाइड हो जाएंगे। हाँ अभी उसमें एक और चीज है कि आपको पेमेंट कितने टाइम के अंदर करना है फार्मर को। कंपनीज को एक बहुत लिमिटेड टाइम दिया गया है कि आप डिलीवरी उठाओगे कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे, उसके बाद आपका इतने दिनों के अंदर पेमेंट हो जाना चाहिए। आज ये नहीं हम्म। होता है। आज मैं हम्म। गन्ना उगाता हूँ, मेरा गन्ना मिल में जाता है, वहां टाइम जमाना हो जाता है, पेमेंट्स नहीं मिलती है। हम्म। तो अभी यहाँ पे एक टाइम फ्रेम भी डिपेंड हो गया कि आपको इतने में तो मिलेगा ही मिलेगा, नहीं होगा तो उस पर एक्शन हो जाएगा। तो दैट इज ऑल्सो अ विन विन फॉर फार्मर्स, राइट। ये तो विन विन है, ये तो बिल्कुल विन विन है। लेकिन हितेश भाई, मैं देखना चाहता हूँ, और कहीं ऐसा तो नहीं कि जब हम कुछ भी एक्ट बनाते हैं, बिल लाते हैं, तो जनरली मिनिस्टर्स अपने आईएएस ऑफिसर्स को कहते होंगे कि भैया मुझे बिल चाहिए, इकोनॉमिस्ट से बात करो कि
कैसे हम एक अच्छा बिल ला सकते हैं किसानों के लिए। मुझे हर बार लगता है कि बीजेपी की जो इंटेंशन होती है वो बड़ी, देखो राष्ट्रभक्त पार्टी तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट विंग किसी भी देश का हो, चाहे राइट विंग पाकिस्तान का हो, यूएस का हो, वो अपने देश के लिए लॉयल रहता है, लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। और लिबरल किसी भी देश का हो, उस पर थोड़ा सा डाउट किया जा सकता है। लिबरल का नाम ही है लिबरल, ठीक है। राइट विंग का नाम ही है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मतलब जो कंजर्वेटिव हो, मेरे रिसोर्सेज, मेरा देश, मेरा पानी, मैं अपना पानी किसी को नहीं दूंगा, तो ये होता कंजर्वेटिव। तो हर देश की कंजर्वेटिव सरकार जो है अपने देश के रिसोर्सेज के प्रति लॉयल होती है, यही कॉन्सेप्ट है कंजर्वेटिज्म, बेसिक कॉन्सेप्ट। वो थोड़ा सा प्रोग्रेसिव नहीं होती है लेकिन लॉयल होती है, इतना तो आप श्योर मान लें। तो बीजेपी के जितने भी इंटेंशन होते हैं, मुझे सारे इंटेंशन बड़े लॉयल लगते हैं, लेकिन जब वो पॉलिसी बनाती है तो कई बार मुझे लगता है कि पॉलिसी फ्रेमिंग में कहीं गलती कर देती है शायद। दिस गवर्नमेंट हैज मेड गुड पॉलिसीज मेनी टाइम्स बट हैज नॉट बीन एबल टू एग्जीक्यूट देम वेल, और उसके आउटपुट भी अभी तक हमें बहुत अच्छे नहीं मिले। हाँ, आउटपुट्स का देखो मिक्स्ड रिएक्शन होता है एक्चुअली। ऐसा होता है ना, एक पर्सन के लिए एक पॉलिसी बहुत चीजों को टारगेट करती है, राइट। जैसे आपका एक पॉलिसी है, अगर डिमोनेटाइजेशन की पॉलिसी है, उसके मल्टीपल टारगेट सेक्टर्स थे कि ये भी करेगी वो भी करेगी। अब अगर मुझे उसकी सक्सेस निकालनी है तो मैं उन पॉइंट्स पर चिपक जाऊंगा जो बहुत सक्सेसफुल थे, मुझे उनके फेलियर निकालने में उन पॉइंट में चिपक जाऊंगा जो बहुत फेलियर थे। और ये किसी भी चीज का एज अ पर्सन हु लाइक्स और हु डिसलाइक्स, ये कोई भी चीज का एनालिसिस नहीं होता है। एनालिसिस इज व्हेन यू टेक प्रोज एंड कॉन्स, मेजर देम इक्वली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स एंड लॉसेस। ये ऑनेस्ट एनालिसिस होता है। अब आजकल एनालिसिस क्या होता है, द हिंदू में आ जाएगा डिमोनेटाइजेशन फेल्ड, क्यों, सारे नेगेटिव पॉइंटर्स। एक चैनल में आ जाएगा डिमोनेटाइजेशन ग्रेट सक्सेस, सारे पॉजिटिव पॉइंटर्स। और पढ़ने वाला वही पढ़ेगा जो उसे पढ़ने का मन होगा। करेक्ट। तो बैलेंस आर्टिकल नहीं होता, बैलेंस हमारी मेंटेलिटी नहीं होती। ये ह्यूमन माइंडसेट है और ऐसा ही रहेगा कंसिस्टेंट। जैसे एग्जांपल है, जैसे अभी मुझे अगर लोगों को इन्फ्लुएंस करना है कि तुम डायनामाइट के खिलाफ, तो मैं डायनामाइट की सारी गलत चीज दिखाऊंगा, कैसे बॉम्ब थे, कैसे लोग मर गए जापान में, कैसे लोग मर रहे हैं युद्ध में, अगर डायनामाइट नहीं होता तो कितना अच्छा होता। यही मैं अगर आपको उसकी पॉजिटिव चीज दिखाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि डायनामाइट की बहुत सारी यहाँ फैक्ट्रीज खुले, यहाँ बहुत सारी इंडस्ट्री खुले पूरी, तो आपको दिखाऊंगा कैसे अटल टनल बनी है यहाँ पे, कैसे इतने सारे टनल बनते हैं, कैसे पहाड़ों पे रोड्स बनती है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की मैं सारी फोटोज आपको दिखा दूंगा। तो दैट्स वेरी करेक्टली ब्रॉट आउट, वेरी करेक्टली ब्रॉट आउट कि मुझे आपको कैसा माइंडसेट बनाना है, मैं आपको वो चीजें दिखाऊंगा। जैसे अभी आप मीडिया में देख रहे थे, आपको फार्मर्स के प्रति सिंपैथी जगानी थी, तो लंगर में खाना खाते हुई फोटो दिखाई और सिपाही को पानी पीती फोटो दिखाई, है ना। और साथ ही साथ आपको गवर्नमेंट के खिलाफ हेट भी फैलाना था, तो वो फोटो दिखाई जहां पे पुलिस फार्मर्स को पानी डाल रही है, कुछ भी डाल रही है। लेकिन आपको वो फोटो नहीं दिखाई जहां पे फार्मर्स जो है वो पुलिस को डंडों से मार रहे हैं, उन पे पत्थर फेंक रहे हैं। तो दिस इज अ लाइव एग्जांपल ऑफ व्हाट हितेश भाई हैज सेड, व्हिच यू कैन चेक योरसेल्फ, क्रॉस चेक योरसेल्फ। अब ये सब पॉलिसीज अपनी जगह, ये भी सही बात हो चुकी है कि कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग इज एक्चुअली बेनिफिशियल फॉर फार्मर्स, बट अगर कोई प्राइवेट इंडस्ट्री एक्सप्लॉइट करने में आ जाती है फार्मर को, तो क्या किया जाए, दिस इज अ पॉइंट, राइट। तो प्राइवेट कंपनीज के पास लॉयर्स है, आर्मीज ऑफ लॉयर्स है, कुछ आप उनका क्या उखाड़ लोगे वाली बात हमेशा आती है, बट देयर आर इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर इन प्लेस टू कीप देम इन प्लेस, राइट। आपके पास कंज्यूमर कोर्ट्स होते हैं, आपके पास आपकी यूनियंस, जो फार्मर यूनियंस गवर्नमेंट के खिलाफ दंगा करने को तैयार हैं, आप मान लो, क्या वो एक प्राइवेट कंपनी के खिलाफ दंगा नहीं कर सकती? ये सबसे बड़ा पॉइंट है। लेकिन हितेश भाई एक चीज और बताना चाहूंगा कि जैसे जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है, हर पॉलिटिकल पार्टी का किसान यूनियन है। अगर आप देखें तो भारतीय किसान यूनियन जो है उसमें थोड़े से कम्युनिस्ट भी रहते हैं, कांग्रेसीज भी रहते हैं। जो बीजेपी का जो मेन सपोर्ट सिस्टम है किसानों का, वह भारतीय किसान संघ, जो आरएसएस से एफिलिएटेड है। भारतीय किसान संघ और सैफरन किसान यूनियन है, ये भी बहुत बड़ा यूनियन है। तो भारतीय किसान संघ ने भी ये जो 3 बिल आए हैं इसकी तारीफ नहीं की है और कहा है कि इसकी स्क्रूटनाइजेशन होनी चाहिए और इस पे बातचीत होनी चाहिए। उसके भी कंसर्न्स हैं हितेश भाई भारतीय किसान संघ। मैं खुद इस बिल का टोटल फैन नहीं हूँ, क्योंकि टोटल फैन किसी चीज का नहीं हुआ जा सकता ऑनेस्टली। अगर आप एनालाइज कर रहे हो तो आप कमी पक्का निकालोगे, और मैंने कमी निकाली इस बिल की। मैं ये नहीं कहता कि मैंने कमी नहीं निकाली। मैं ऑनेस्टली मानना ये है कि एमएसपी को फर्दर एक्सटेंड करना चाहिए टू द प्राइवेट कंपनीज टू। चलो हम मानते हैं कि प्राइवेट कंपनी ज्यादा ही पे करेगी,
ज्यादा ही पे हम्म, करेगी, हमने मान लिया। मान लिया। लेकिन एज अ सेफ्टी नेट, आप एक सेफ्टी नेट डाल दो हम्म, कि एमएसपी प्राइवेट कंपनी भी देगी, हम्म, तो इससे कुछ बुरा नहीं होगा, हम्म, राइट? तो मेरा काम एनालिसिस करना है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि भाई बहुत ही फाड़ू पॉलिसी आग लगा दी, ऐसा कुछ मेरे बस का नहीं है कहना। मैं ऑनेस्टली मानता हूँ कि कमियां हर चीज में होती हैं, चाहे आप कुछ कुछ भी, मैं आज कितना भी अच्छा कोई पॉलिसी लेके आऊं ना, 10 साल बाद में वो उसमें पॉलिसी कमी में तो कोई ना होगी। कोई खामी होगी, वेरी ट्रू, और वेरी मुझे ट्रू। 10 साल अब बाद जैसे उसे देखिए, उसे अमेंड करना पड़ेगा। हम्म। साफ एग्जांपल देखिए, अभी ओएनजीसी जैसे तेल निकालता है भैया वहां पे बॉम्बे हाई में, है ना। बॉम्बे हाई में हम निकालते हैं, तो जो एनवायरमेंटलिस्ट होंगे वो कहेंगे कि हम ओशन को गंदा कर रहे हैं, मरीन एनवायरनमेंट को खराब करते हैं। आप चाहें तो उस पर आर्टिकल लिख सकते हैं और जनता का परसेप्शन बना सकते हैं कि हम कितने एंटी एनवायरमेंट गवर्नमेंट हैं, और हम कैसे मरीन लाइफ को देखिए डिसरप्ट कर रहे हैं। देखिए बात तो सही है। आप जब बटर चिकन खाते हैं तो आप एक इकोसिस्टम को आप भी डिस्ट्रॉय करते हैं, लेकिन आप फिर देखते हैं कि यार इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय करना मुझे प्रायोरिटी है मेरी, या मेरा स्वाद प्रायोरिटी है, तो आप फिर स्वाद को प्रायोरिटाइज करते हैं और आप केएफसी चलने देते हैं। दैट इज हाउ एनीथिंग वर्क्स, यू प्रायोरिटाइज बोथ द थिंग्स। वैसे ही जब यूपीईएस एक कॉलेज है, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी मैं स्टडीज वहीं था। इन देहरादून, आप वहीं पे थे। तो जब वो कॉलेज बन रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे पहले जंगल होंगे, उस जंगल को पहले एक्वायर किया गया होगा, फिर पेड़ काटे गए होंगे। तो ऐसे आप अगर करेंगे तो देखिए राष्ट्रपति भवन, ताजमहल, हर जगह पहले जंगल ही था। जब ताजमहल बना होगा तो भी वहां जंगल ही होगा, उसको शाहजहां ने पेड़ कटवाए होंगे पहले, फिर ताजमहल बनाया होगा। तो देखिए ये कोई सीन नहीं है। जब भी लोग आरए पे जब वो कर रहे थे कि आरए नहीं कटना चाहिए, मेट्रो बनी, मेट्रो आप रूट चेंज नहीं कर सकते हैं। रूट मेट्रो का वहां जाता है जहां से जनता को सहूलियत हो, उस रूट को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन पेड़ आप दोबारा लगा सकते हैं। कॉमन सेंस की बात है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि वाई दिस कंट्री सो ऑब्सेस्ड विद डिफॉरेस्टेशन। नहीं होना चाहिए। अरे भैया तुम पेड़ लगाओ ना। पेड़ काटने से दो चीज मिलती है तुम्हें, एक तो रिसोर्सेज मिलते हैं, पेड़ का रिसोर्स है, लकड़ी है, प्लस आपका अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखिए आप रोक तो नहीं सकते, आपको देश को प्रगति चाहिए तो आपको एनवायरमेंट पे कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा, लेकिन आप ये क्या वही कर लोग हैं सकते जो हैं ब्रिटिश पॉलिसी। के रेलवे डालने में खुश होते थे, जो कहते थे कि ब्रिटिश आके रेलवे डाल गया, ये भूल जाते कि पेड़ काट काट के ब्रिटिश ने रेलवे डाला, हमारी सिविलाइजेशन के रिमेन्स को ब्रिटिश ने तबाह कर दिया, हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट कर दिया। लेकिन तब ब्रिटिश ने डेवलपमेंट किया, आज हम करेक्ट, डेवलपमेंट करते हैं, तो ये साला गलत चीज है। ये बहुत करेक्ट, वही मैं हिपोक्रिटिकल कह रहा हूँ। स्टैंड है। मैं बिलीव मी, जब देखिए मैं वैसे बहुत बड़ा फैन हूँ जो बड़े बड़े आप मैं इन्फ्लुएंसर्स का नाम नहीं लूंगा, वो तो बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तो जब उन्होंने आरए के खिलाफ जब वो बोल रहे थे, तो देखिए आरए लंग्स हैं, लेकिन वैसा ही लंग्स क्रिएट किया जा सकता है। आप अभी बीज लगाइए, उसका ध्यान रखिए, 10 साल में आपको लंग्स हम क्रिएट कर सकते हैं हर जगह पे। तो वी शुड दीपिका फोकस ऑन पादुकोण मैम, एफोरेस्टेशन। दीपिका पादुकोण मैम और ये बॉलीवुड के जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्हें आर्य से बहुत प्यार था, आपका बॉलीवुड भी उसी जमीन पे बना है जहाँ पे कभी जंगल था। आपका बॉलीवुड एग्जैक्टली, टूटते मैं नहीं देख रहा हूँ। सेकंड, आप गोवा एग्जैक्टली। पहुंची, आपने गोवा का इकोसिस्टम तबाह कर दिया अपनी मूवी की शूटिंग के लिए। उसके बाद आप लोग जो करोड़ों रुपए का बजट खर्च करके मूवी में बनाते हो सामान, आप इतना बजट नहीं खर्च कर पाए कि आप सफाई करवा के जाओ जिस जगह में आप गंदगी फैला के जाते हो। तो दिस इज द करेक्ट, करेक्ट, लेवल ऑफ हिपोक्रेसी दीज गाइज हैव। करेक्ट, और करेक्ट। गोवा को इन्हें करना था बहुत तगड़ा फाइन। मैं ऑनेस्टली बिलीव करता हूँ कि इंडिविजुअल, ये क्योंकि ये कमर्शियल एप्लीकेशन है, आपकी मूवी किसी कोई सही बात पर्सनल नहीं है, कमर्शियल है। तो है। अगर टाटा ऐसी गंदगी फैलाएगा तो आप उस पर कमर्शियल एक्शन लेते हैं। लेकिन अगर दीपिका पादुकोण और बॉलीवुड एक कमर्शियल एंटिटी इतना गंदगी कर रही है, तो आप कहते हो कि नहीं नहीं, ये तो एक मूवी की शूटिंग थी, दिस इज फॉर एंटरटेनमेंट। दिस इज नॉट द करेक्ट माइंडसेट। बॉलीवुड पैसा कमाने के लिए कोई सोशल सर्विस के लिए नहीं है, वो भी कमर्शियल इंडस्ट्री है, राइट? वो भी तो क्या, ये वो लोग है बहुत, ही। जैसे जब हम कोई अब कार का कारखाना लगाते हैं, कार की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो फिर भी उसका मकसद होता है देश की प्रगति इनडायरेक्ट वे में। लेकिन जब हम कुछ सीरीज बनाते हैं, जैसे सीक्रेट गेम्स हो गया या मिर्जापुर 2 हो गया, तो उसमें देश की प्रगति कुछ नहीं, इट इज ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड नथिंग एल्स। सो लेट्स बी वेरी क्लियर, इट इज ओनली कॉमर्शलाइजेशन एंड एंटरटेनमेंट। तो आप जब भी आप खुद ही सोचिए, जब आप बच्चे थे तो एंटरटेनमेंट आपकी प्रायोरिटी में कहाँ आता था? आपके पापा मम्मी जो आपका टाइम टेबल निर्धारित करते थे, तो एंटरटेनमेंट को 5 से 6 की श्रेणी में रखा जाता था, 1 घंटे का स्लॉट सबसे कम। प्रायोरिटी होती थी सुबह उठना, पूजा करना, नाश्ता अच्छा करना, स्कूल जाना, ट्यूशन जाना, पढ़ना, सेल्फ स्टडी करना, तब जाके लास्ट में कहीं एंटरटेनमेंट का नंबर आता था। तो जब भी आपको प्रायोरिटाइज करना हो इंडस्ट्रीज को, तो आप अपने घर की बेयरिंग, घर के संस्कारों से ही बेयरिंग ले सकते हैं।
कि एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड का स्थान देश की इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज में कहाँ पे होना चाहिए। कि कितना एम्प्लॉयमेंट दे रहा है बॉलीवुड, ये भी गिना दिया था उस टाइम किसी ने। लेकिन जब एग्जैक्टली। टाटा की कंपनीज और फैक्ट्रीज बंद करवाई थी तब ये बात नहीं कही थी कि टाटा 6 लाख लोगों को एम्प्लॉय करता है, 10 लाख लोगों को एम्प्लॉय करता है। आपका बॉलीवुड उसका एक करेक्ट परसेंट एम्प्लॉय नहीं करता है, राइट। सो करेक्ट करेक्ट। बेसिक बात इतनी है कि 24 पेड़ों के लिए मुंबई ने मेट्रो को 3 साल डिले करवा दिया, 3 या 5 साल डिले करवा दिया, और 3,000 करोड़ या 5,000 करोड़ का अपना लॉस करवा दिया। सो कंग्रेचुलेशन, करेक्ट। 24 पेड़ आपको 5,000 करोड़ के पड़ चुके हैं, बधाइयाँ। हम्म। अब बॉलीवुड का वही सेलिब्रिटी जो एनवायरनमेंट का ज्ञान दे के गया है आपको, वो अपनी मर्सिडीज और अपने प्राइवेट जेट में घूम के आएगा, आप लोग और लोकल ट्रेन के धक्के खा लेना। सिंपल सी बात, आज वही 5 साल के लिए अगर हम पेड़ के बीज लगा देते तो 5 साल में पेड़ कहीं ना कहीं पहुंच गया होता आज। खैर एनीवे, ये हम वापस बहुत आते हैं हितेश भाई। हाँ होता है। प्लीज प्लीज। ये बहुत ज्यादा हिपोक्रिटिकल है। सी, अगर आपको उस चीज, सब कम्युनिस्ट हैं, मैं अपनी मेंटेलिटी में सब, हर आदमी कम्युनिस्ट होता है, राइट। हम्म। कि सबका भला हो, सबको बराबर मिल जाए, उसके पास भी ये हो, उसके पास भी वो हो, सबके माइंडसेट में होता है ये। हम्म। लेकिन बात जब अपना पैसा बांटने की आती है तो सबका कम्युनिज्म खत्म हो जाता है, क्योंकि अपना हार्डवर्क सबको दिखता है लेकिन अंबानी का किसी को नहीं दिखता। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। वेरी ट्रू वेरी अंबानी को एक दिन में 45,000 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था स्टॉक मार्केट में। ट्रू। माँ कसम, मैं खाना नहीं खा पाता। अगर मुझे 45,000 करोड़ का नुकसान हो जाता ना, मैं सदमे में आ जाता। वेरी ट्रू वेरी ट्रू लेकिन वेरी। दैट इज हिज लाइफ, उसका हार्डवर्क अलग है, हमारा हार्डवर्क बहुत अलग है, राइट। सो करेक्ट दीज आर हितेश द भाई। थिंग्स। हितेश भाई वापस हम आते तो हैं एमएसपी पे। तो हम हमें हम्म, हमें दोनों को ही लगता है कि एमएसपी को गवर्नमेंट को एक कंपल्शन मुझे लगता है बनाना चाहिए। उससे ज्यादा हुआ तो अच्छी बात है, लेकिन एक मिनिमम हमें एक लिमिट फिक्स करनी होगी डेटम। इसके नीचे रेट हम्म, कभी ना जाए इन सर्कमस्टांस, क्योंकि देखिए किसान हमारे लॉस अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, कंपनी तो फिर भी अफोर्ड कर सकती है। सो आई ऑल्सो बिलीव कि एमएसपी को एक बाइंडिंग रूल रखना चाहिए, जो आज तक कभी नहीं हुआ है। कंपनीज को भी लॉस नहीं होगा, ऑनेस्टली बताऊं तो, अगर एमएसपी हो जाएगा। बिकॉज कंपनी अभी भी तो एमएसपी से ऊपर खरीदती है, पहले मंडी, फिर वो अपना प्रॉफिट खा के कंपनी को बेचते थे। तो दिस करेक्ट। इज टेक्निकली कि कंपनी को और महंगा पड़ता, लेकिन कंपनी को अब थोड़ा कम महंगा पड़ेगा। एमएसपी में कंपनी का कोई पर्सनल लॉस नहीं है, राइट, कि उसका अपने जेब से पैसा जा रहा है। लेकिन एमएसपी को मुझे पर्सनली लगता है कि इस बिल में उन्हें आगे एक्सटेंड करना चाहिए टू प्राइवेट कंपनीज एज वेल। अब इसमें भी वेरी लूप ट्रू। होल है, हम्म। 10 साल तक एमएसपी नहीं बढ़ाएंगे कोई, ओ। मतलब कोई गवर्नमेंट आती है 10 साल तक एमएसपी बढ़ाती है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा, सब बढ़ गया, लेकिन आप कह सकते हो कि 10 साल तक एमएसपी नहीं बढ़ी तो एमएसपी का फायदा क्या है। एमएसपी भी तो एक मेजर है, उसका भी कोई वजह होनी चाहिए। तो हम्म। अगर लूप होल निकालने मतलब भाई साहब, तो आप हर चीज में 50 निकाल दोगे सही बात है। कभी ना कभी, कैसे भी करके, राइट। हम्म। सो ये इश्यूज है। और एक और शायद कोई इशू बता रहा था कि स्टोरेज को लेके कोई एक इशू था। एक तीसरा तीसरा बिल है कमोडिटीज बिल। हितेश भाई वहां पे थोड़े से मेरे से भी कंसर्न्स थे। बिल्कुल इसके पॉजिटिव साइड्स भी होंगे। पॉजिटिव साइड होंगे, जैसे कई बार किसी सीजन में दाल नहीं होती है तो आप दाल का स्टोरेज कर सकते हैं शायद, और फिर उसको लेटर आप लेटर बेच सके। और मुझे क्या लगता है हितेश भाई कि गवर्नमेंट जो है स्टोरेज का जो काम है ना, उससे एफसीआई अपना पल्ला झाड़ रही है, सोच रही है कि प्राइवेट कंपनीज इसको स्टोर, क्योंकि एफसीआई का बड़ा नुकसान हो रहा है स्टोर करने में, स्टोरेज करने में, जहां तक मैं देख रहा हूँ। सीन ये नहीं है। सीन अभी तक ये है कि जैसे प्राइवेट कंपनीज का अपना अभी तक खरीदना अलाउड नहीं था, राइट। हम्म। तो वो खरीद नहीं सकता था, जो जो उगाते थे या जो वो खरीदते थे, वो खरीद नहीं सकते थे डायरेक्टली। अब अगर हम्म। एज अ पर्सन मैं एक टेबल खरीदता हूँ, हम्म। तो मैं उसे अपने घर में स्टोर करूंगा, उसका रिजर्व बनाऊंगा। हम्म। उसका ऐसा थोड़ा ना मैं किसी के खेत से उठा के उसे लेके आ रहा हूँ, अपने घर में भर रहा हूँ, मैं उसे स्टोर कर रहा हूँ, अपना जो मैंने बाय कर दिया है। इस पे खतरा ये बताया जा रहा है कि कुछ कमोडिटीज अगर उसकी प्राइस बढ़ने लगी, कंपनीज होल्ड करेगी, उसके बाद कंपनी उसे होल्ड करने के बाद एग्जैक्टली। सालों होर्डिंग साल की ही नहीं तो प्रॉब्लम बेचेगी। है। हम्म। ये आज भी होता है। तो आप देखते हो हर साल कांदे का प्राइस आपका महाराष्ट्र में आसमान छू जाता है, क्योंकि मंडी वाले भी होल्ड करते हैं और वो भी होल्ड करते हैं, और आज होल्ड भी करते होता है हैं। वो। इसमें ये बात तो है कि होर्डिंग क्या से प्राइवेट हमें कंपनी पे लिमिट क्यों नहीं है। नहीं, लिमिट है। लिमिट है कि जब दाल और चावल जैसी चीजों के रेट 50% से ऊपर हो जाएंगे तो गवर्नमेंट उसमें इंटरवीन करेगी। हाँ, और शायद कुछ वही। और कॉमोडिटी जैसे तेल है, वो जब 100% के ऊपर चला जाएगा तब शायद गवर्नमेंट उसमें इंटरवीन करेगी। तो लिमिट तो है, लेकिन गवर्नमेंट लिमिट है। प्राइवेट प्लेयर स्मार्ट है, वो 50% तक इंक्रीज करेंगे ही नहीं।
वो 49% पे इंक्रीज करके रोक देंगे ताकि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ना हो। ओके, सो सी, अभी लोग एक बात ये नहीं समझते कि स्टोरेज का पैसा लगता है। हाँ बिल्कुल लगता है, बिल्कुल ट्रू। अगर आप और मैं इंडस्ट्री खोलते हैं तो हम एक इंडस्ट्री में इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जिसे IMS कहते हैं, फिर इन्वेंट्री ट्रू मैनेजमेंट कहते हैं इसे। ट्रू। अगर मेरे पास कंपनी है जो प्रोड्यूस करती है 10 गाड़ियां दिन में, तो एक इकोनॉमिक्स का एक पूरा एक फील्ड है जिसे कहते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट, और ये सब इसमें हम कॉस्ट को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं हर चीज की, कि इतना ही सामान मंगाओ क्योंकि इससे ज्यादा मंगाओगे तो उसमें नुकसान होगा, इतना ही सामान ट्रू अपने स्टोर में रखो क्योंकि स्टोरेज का पैसा लगता है, जगह लगती है, रिसोर्सेज लगते हैं, मैनेजमेंट में लोग लगते हैं, राइट। ट्रू। होर्डिंग का फायदा एक सर्टेन पॉइंट तक होता है, उसके बाद आप उसे होल्ड करोगे तो आपका कुछ सामान खराब हो जाएगा, आपके होर्डिंग में ज्यादा पैसा लगेगा, आपको उसको उसके उसके स्टोरेज के लिए ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। हर चीज ट्रू। की इकोनॉमिक्स होती है। इकोनॉमिक्स अगर होती कोई है। मानता है कि कंपनी पूरे देश का उठा के अपने अंदर होल्ड कर लेगी और उसके बाद वो 5 साल तक नहीं बेचेगी, तो कोई सामान ऐसा होता है जो खराब हो जाता है, चूहे लग जाते हैं, दाने सड़े जाते हैं। पंजाब की मंडियों में जो गवर्नमेंट स्टोर्स होते हैं, आपको पता होगा, कांग्रेस के टाइम में 2013 नहीं 2011 में शायद बहुत ज्यादा अनाज पड़ा था। इतना अनाज था कि गवर्नमेंट को ये बोला गया था कि आप इसे मुफ्त में बांट दो, और ये बहुत साल होता है, अभी भी नई बात नहीं है, क्योंकि इसे रख के हमें बस चूहे खा गए और सड़ रहा है अनाज, ये कहा जाता था। हम्म। पर उस टाइम में कांग्रेस की गवर्नमेंट ने कहा था कि हम इसे तब भी बेचेंगे, सड़ना है तो सड़ने दो, हम इसे नहीं बांटेंगे, पैसा दोगे तब मिलेगा। तो हर चीज का अपना कॉस्ट होता है, अगर सामान सड़े आएगा उसकी सफाई में भी आपका पैसा खर्च होगा। ट्रू 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 ट्रू। ये मत सोचो कि होर्डिंग होर्डिंग की भी एक साइंस होती है यार, उसे समझना पड़ता है कि कैसे होर्डिंग की जाती है। आप अनलिमिटेड सामान होल्ड नहीं कर सकते। किसान भी अपनी प्रोड्यूस को होल्ड करता है, मैं भी करूंगा। अगर जैसे मुझे रेट सही नहीं मिलेगा, मैंने पॉपुलर की कटाई कर दी है और सब मार्केट में पॉपुलर को फ्लड कर रहे हैं, मेरा पॉपुलर अगर सस्टेनेबल होगा मैं उसे कुछ दिन और रखूंगा ताकि उसका मार्केट में प्राइस थोड़ा ठीक हो जाए, तब मैं उसे बेचूं। यू मीन टू से जैसे शेयर मार्केट्स में होता है, हम कई बार जबरदस्ती शेयर्स को खरीदते हैं, उसके प्राइस जानबूझ के दिखाते हैं कि ऊपर जा रहे हैं। सो सेम काइंड ऑफ थिंग्स हैपेंस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एज वेल। हर चीज में आप इंडस्ट्री में मटेरियल खरीदते हो, जैसे मैं मेटल खरीदता हूँ अपनी गाड़ी के लिए, तो भी मैं उसमें उसे रखता हूँ, स्टोर करने का भी पैसा लगता है। तो आदमी कंपनी इतना लॉस में कभी नहीं जाएगी कि अपना लॉस करे एक आर्टिफिशियल होल्डिंग करके, जिसमें गवर्नमेंट कभी भी इंटरवीन कर सकती है, क्योंकि एक प्लेयर नहीं है तो उसका प्योर कंट्रोल नहीं है मार्केट में, मल्टीपल प्लेयर्स हैं। आप अगर होल्ड करोगे, आपने सोचा कि 100% प्रॉफिट में बेचूंगा होल्डिंग करके, कि अभी 50 चल रहा है प्याज, मैं होल्ड करता हूँ और जब 100 प्राइस होगा तब मैं अपना बेच दूंगा। लेकिन आपसे पहले दूसरा प्लेयर ने कहा यार 50 का 80 हो गया, अब ज्यादा बढ़ गया, अभी मुझे लगता है कुछ हो जाएगा, मैं अपना बेच दिया, उसने अपना सब सामान एक साथ बेच दिया, आपका प्राइस फिर डाउन आ गया। क्या हुआ? आपका जितना प्याज खराब हुआ उसका लॉस तो गया ही गया, लेकिन आपने होल्डिंग भी की थी, उसका एडवांटेज आपको नहीं मिला, किसी और प्राइवेट प्लेयर ने कंपटीशन से निकाल लिया उसका प्रॉफिट। तो स्टोरेज तो यार आज भी मंडी करती है, स्टोरेज आज भी प्राइवेट भी करेगा, लेकिन उसका मतलब हमेशा होर्डिंग की स्टोरेज नहीं होती है। और चेक्स हैं, ऐसा मतलब नहीं है कि आप अनलिमिटेड प्राइस ऊपर चले जाएगा तो भी गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी। गवर्नमेंट के भी कंट्रोल्स होते हैं, गवर्नमेंट के भी अप्रूवल्स होते हैं, और ज्यादा महंगाई गवर्नमेंट को पसंद नहीं आती, क्योंकि गवर्नमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, महंगाई बढ़ गई तो उनका वोट बैंक पॉलिटिक्स हो जाती है वहां पे। तो वो भी प्राइवेट कंपनीज को ऐसा नहीं करने देंगे कि भाई जितना है भर लो, उसके भी इश्यूज होते हैं। तो इस ये खतरा इकोनॉमिकली आप पढ़ेंगे तो सब बहुत सिंपल है, सप्लाई डिमांड। सप्लाई डिमांड, तो बस सप्लाई डिमांड इतना ही चलता है इकोनॉमिकली। तो ऐसे मतलब फियर मॉन्गरिंग सोचना बहुत गलत होता है। आप गाड़ी बनाते वक्त भी आप ये सोच सकते हैं कि क्या गाड़ी बनाना सही रहेगा, गाड़ी बनाने से एक्सीडेंट भी होते हैं रोड में, तो गाड़ी ही नहीं चलाता हूँ। उन्नति के लिए स्टेप्स होते हैं जहां आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है, कैलकुलेटेड रिस्क होते हैं, इससे क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है, और उसके साथ साथ चलोगे। आज भी मोनोपोली, आज भी स्टोरेज होती है, आज भी होर्डिंग होती है, और आज भी कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग होती है। सारी शुगर मिल्स कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग ही करती है टेक्निकली, क्योंकि आप शुगर केन उन्हें ही बेचने वाले हो एंड ऑफ द डे। सो ये कुछ गलत बात नहीं है, लेकिन इसे मिसगाइड करना बहुत आसान है। सेकेंडली आधे तो किसान है भी नहीं उनमें से।
मैं हाँ मंडी, आप मंडियों में चले जाओ, मंडियों में बैठे मंडी वाले धरने में कि हम किसान हैं। भाई उसने अपने घर अच्छा। में गमले के सिवा कुछ नहीं उगाया जिंदगी में, लेकिन हम्म अभी वो किसान है। तो ये हम्म बहुत आसान है कहना कि मैं भी किसान हूँ। और सिर्फ पंजाब ही किसान नहीं है भाई, पंजाब का प्रोडक्शन इंडिया में सबसे ज्यादा है भी नहीं, ये कहानियां नहीं हम्म फैलानी चाहिए। यूपी का है, कई स्टेट से जो पंजाब से ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, तो उनके किसानों को ज्यादा दिक्कत होनी चाहिए थी, बट वो शांति से बैठे हैं, एक तो और चीज है थोड़ा हितेश भाई, समझो ना। एक और प्रॉब्लम मैंने देखी कि कुछ कुछ बड़े इन्फ्लुएंसर्स थे जैसे दिलजीत हैं, और मनकीरत औलाक का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, उसका गाना बड़ा सुनता हूँ मैं, भाभी, बड़ा सुनता था। आज मैंने मनकीरत जी ने एक वो डाला, पोस्ट डाला, जिसमें दिखा रहे थे कि ट्रैक्टर से रौंद रहे हैं कुछ किसान पुलिस वालों को, ट्रैक्टर, और उस पे एक बड़ा ही मोटिवेटिंग गाना लगा दिया था मनकीरत ने, और वो अपने पोस्ट पे शेयर कर दिया जिसके मिलियंस फॉलोअर्स हैं। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा ओके। बुरा है, मतलब एक इन्फ्लुएंसर इस चीज को प्रमोट कर रहा है कि तुम मनप्रीत कैसे पाजी पुलिस भी को। किसान है, मनप्रीत पाजी भी कहते मनकीरत। हैं कि वो किसान है, तो उनका भी बहुत पता है किसानी के बारे में। लेकिन भाई साहब, हम्म अगर एक सीए बैठा दूंगा ना उनके पीछे जो उनकी असलियत निकाल देगा, तो कितना टैक्स हम्म एविजन उन्होंने किसानी के नाम पे किया है वो भी पता चल जाएगा मनप्रीत पाजी का। तो हम्म जब कभी कोई बैठे इनके पीछे इनकम टैक्स वाले एक दो, देखें कि ये कितना, इनका कितना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है, ये भी मैं भी जानना चाहता हूँ। क्योंकि जयललिता मैम, याद है किसी को? जयललिता मैम थी, तो उनके पास अंगूर के बागान थे जिससे वो कमाती थी। उनके ओके। अंगूर के बागान इतना प्रोडक्शन करते थे जितना दुनिया का कोई सबसे महंगा अंगूर का बागान भी नहीं कर सकता प्रोडक्टिविटी में, हम्म 5 गुना ज्यादा उससे। सो हम्म समझ सकते हो कि कहाँ पैसा घुसता है इन चीजों में। हम्म मेस ये है कि वहां जब मैं जाता हूँ तो वहां पे बहुत पंजाबी भाई साहब होते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी एग्रीकल्चर एरिया है उत्तराखंड में भी काफी। हम्म आ, हर चीजों में ये सुनता हूँ, इसे एग्रीकल्चर दिखा देना, इसे वो दिखा देना, इसको ऐसा बता हम्म देना। तो ये चीजें बहुत होती है। एग्रीकल्चर टैक्स फ्री है, तो इसके बहुत एडवांटेज है, तो समझना चाहिए। हम्म किसानों पे बहुत पैसा करेक्ट। खर्च होता है यार सरकार का, सब्सिडीज है, फार्म है, यूरिया से लेके सब चीजों में। तो हम्म किसान पागल नहीं बनाएगा, ऑनेस्टली बताऊं तो। किसान के खिलाफ बोलना मतलब अपनी 50 करोड़ की जनता के खिलाफ एक साथ बोल देना, बहुत बिल्कुल बड़ा बिल्कुल हितेश सुसाइड है भाई। किसी भी बट पार्टी जो के भी हो लिए। हितेश भाई, बट जो भी हो हितेश भाई, हम तो यही चाहते हैं कि किसानों का उद्धार कभी नहीं हुआ, एटलीस्ट 2020 के बाद हो जाए। आई रियली होप दैट दे बहुत गेट देयर नुकसान ड्यू। झेला है भाई फार्मिंग में, बहुत नुकसान झेला है फार्मिंग में, मतलब क्योंकि अब वी कैन सस्टेन, सी हम थोड़ा सस्टेन कर सकते हैं थोड़ा बहुत कैसे भी करके, अपने और भी काम है या फिर अपने और भी वजह से हम सस्टेन कर लेते हैं। बट करेक्ट। जो मेरा बंदा है ना जो खेत में काम करता है, या फिर जो बंदे मैंने अपने खेतों में लगाए हैं, उनकी फैमिलीज को हम्म मैं ये नहीं कह सकता कि प्रोड्यूस नहीं हुई, या फिर इस बात को सूखा पड़ गया, इस बात को गीला पड़ गया, ऐसा करके मैं उनको जिंदगी भर भूखा नहीं मार सकता ऑनेस्टली, राइट? तो दैट्स ट्रू दैट। जब उन्होंने लॉसेस झेले तो मैंने अपनी जेबों से झेल के भी दिया है उसका पैसा, हमारी फैमिली ने। तो हम्म यही बात है। ऐसा नहीं है कि किसान हमेशा दब के चलता है, किसानों के घर देख दो के बहुत बड़े बड़े हैं, ऐसा कोई नहीं है कि किसान बहुत ही गरीब है। बट ऐसा भी है कि कहीं कहीं पे एक्सप्लॉइटेशन होता है, और वो पूरे सिस्टम में है, क्योंकि आज का सिस्टम भी मोनोपोली वाला है। ये और एक एक चीज अच्छा और स्टेप हितेश है। भाई, वेरी ट्रू, हम्म, आज का सिस्टम मोनोपोली वाला। एक चीज मैं बता दूं लोगों की, फिर भी वो टेंडेंसी गलत हो जाती है। देखिए, आप किसान के प्रति मत रखिए प्यार की भावना, अच्छे हम्म। किसान के प्रति रखिए। अब कोई किसान अगर तिरंगा जला रहा है तो उसको किसान होने के कारण मैं नहीं छोड़ दूंगा। वैसे ही आप बहुत फौजी देखते होंगे, जैसे गौरव आर्य हैं, ये सब बड़े बड़े ही राष्ट्रभक्त यू नो फौजी माने जाते हैं। बट कई बार ऐसे फौजी भी होते हैं जैसे कर्नल नेहरू हैं। कर्नल नेहरू की अगर आप बात शुक्ला देखेंगे जी। तो कर्नल अजय शुक्ला अजय है, वो तो शुक्ला। फिर भी एक एजुकेटेड है। कर्नल अजय शुक्ला तो फिर भी, आई हैव सीन हिम डिबेटिंग, ही हैज गॉट सम गुड पॉइंट्स। ऑफ कोर्स वो मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन पता नहीं चलता, ही साउंड्स वेरी एजुकेटेड। लेकिन जैसे कर्नल नेहरू हैं, वो लोगों को ब्रेन वॉश करते हैं। तो याद रखिए, आप किसी भी प्रोफेशन में जाइए, आप आइडियोलॉजी से एकदम आप अलग नहीं हो सकते हैं। आप टीचर बनेंगे तो भी वहां पे आपको प्रो कम्युनिज्म, प्रो कांग्रेस, प्रो बीजेपी टीचर्स मिलेंगे, वो दिखाएंगे नहीं लेकिन होंगे। प्रो इस्लामिस्ट, प्रो मुस्लिम, प्रो हिंदू टीचर्स वहां भी होंगे। चाहे आप फौज में चले जाइए तो प्रो कांग्रेस, प्रो बीजेपी इंक्लाइंड ऑफिसर्स आपको वहां भी मिलेंगे। तो देखिए, आप किसी के वर्ड्स को उसकी ऑर्गेनाइजेशन की भाषा मत समझिए। ये मत सोचिए कि कर्नल अजय शुक्ला ने कुछ कहा है तो दैट इज व्हाट इंडियन आर्मी थिंक्स।
सो और कर्नल नेहरू अगर ऐसा बोल रहे हैं तो दैट इज व्हाट इंडियन आर्मी प्रीचेस, इंडियन आर्मी टीचर्स। या अगर किसान गरीब है तो सब किसान गरीब होते हैं, ऐसा नहीं होता है। किसान अमीर भी होते हैं, किसान गरीब भी होते हैं। फौजी ऑफिसर्स, कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स कम्युनिस्ट भी हैं, कुछ राष्ट्रभक्त भी हैं। कुछ टीचर्स होते हैं, वो आतंकवाद भी आपको मेनी ऑफ द टीचर्स जो जेएनयू के टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं, वो नाम के लिए शिक्षक हैं, लेकिन आपको कम्युनिज्म का पाठ पढ़ाते हैं। वो लोग माओइज्म की तरफ आपको इंक्लाइन करते हैं। तो प्रोफेशन के नाम पे जो कार्ड खेलने वाले हैं ना, मैं टीचर हूं, टीचर से कुछ नहीं होता है। आप क्या पढ़ा रहे हैं वो मैटर करता है। राष्ट्रभक्ति पढ़ा रहे हैं तो आपको प्रणाम किया जाएगा, देशद्रोह पढ़ा रहे हैं तो आपको जूते पड़ेंगे। शिक्षक वाला कार्ड मत खेलिएगा वहां पे। वैसे ही अगर आप फौजी हैं, रिटायर्ड फौजी हैं, अगर आप देश को गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि चाइना अंदर आ चुका है तो फिर आपको गालियां पड़ेंगी। अगर आप सही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे देश का नुकसान हो, अगर वो इंफॉर्मेशन आप छुपा रहे हैं तब भी आपको सैल्यूट मिलेगी। लेकिन अगर कोई ऐसा सच जिससे देश का नुकसान हो और वो सच आप मीडिया को बता रहे हैं रिटायर्ड ऑफिसर होने के नाते, तो भी देखिए आपको गालियां पड़ेगी जनता की। राष्ट्रभक्त जनता है, जनता आपको देख रही है। तो लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन दिस। रिटायर्ड ऑफिसर होना मतलब ये नहीं कि आप आर्मी की लैंग्वेज बोल रहे हैं, आप अपनी आइडियोलॉजी बोल रहे हैं, एज सिंपल एज दैट। अगर आप रिटायर्ड क्या, जो अगर सर्विस में भी कोई ऑफिसर है, जैसे आप सुनते कि मेजर ने लड़की छेड़ दी या फिर उसके साथ ये किया या वो किया, ऑनेस्टली एज अ करेक्ट इंडिविजुअल उसकी लाइफ लाइफ अलग है, एज अ सर्विसमैन उसकी लाइफ अलग है। प्लीज डू नॉट करेक्ट कंसिडर कि हर मेजर ऑफिसर या फिर एक सोल्जर अच्छा आदमी है। इंडिविजुअली 90, चल 90 बहुत ज्यादा हो जाएगा, चल 50 to 60% पीपल जो आई हैव मेट एज ऑफिसर्स मस्ट बी वेरी गुड एट देयर वर्क, बट एज पीपल दे राइट। सक, एंड आई हैव बीन वेरी नहीं ऑनेस्ट नहीं, अबाउट वेरी दैट। ट्रू। एंड लेट्स बी वेरी क्लियर, लेट्स बी वेरी क्लियर हितेश भाई कि एक पुजारी के चुनने का जो क्राइटेरिया होता है वो अलग होता है, एक अंगरक्षक के चुनने का जो क्राइटेरिया होता है वो अलग होता है। अगर आपका सिलेक्शन एसपीजी के लिए हो रहा है तो मुझे एक्चुअली आपका एक्यूमेंट चाहिए, आपको आपकी फायरिंग स्किल्स चाहिए, आपकी स्विफ्ट चाहिए, चुस्ती फुर्ती चाहिए। तो बस ये क्राइटेरिया चाहिए आपको एसपीजी बनने के लिए। आपका चरित्र निर्माण पे हम उतना फोकस नहीं करेंगे अगर आपको प्राइम मिनिस्टर की सेना में जाना है तो और चरित्र आप गलत चीज बदल को। भी जाता है आदमी का। हाँ जैसे अगर आपने हाँ, एसएसबी के टाइम में मैंने आपको बना दिया कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, मैंने आपका कैरेक्टर भी बहुत सर्टिफाई कर दिया, लेकिन 10 साल बाद आपके कैरेक्टर का सर्टिफिकेट 10 साल पहले का एसएसबी टेस्ट नहीं हो सकता, बिकॉज एग्जैक्टली 10 साल एग्जैक्टली। में आदमी क्या से क्या हो जाता है। नहीं, 10 साल में बहुत कुछ तो हो सकता है, क्या पता उसके साथ गर्लफ्रेंड ने धोखा किया हो, कुछ और कर दिया हो, 5 लोगों ने मिलकर बेवकूफ बना दिया हो। देखिए कुछ भी हो सकता है, इंसान की मेंटालिटी वक्त के साथ चेंज होती है। यही रीजन है कि वही, जब आप 12th का एसएसबी देते हैं एनडीए का, तो वो एसएसबी अलग होता है। वही आप अगर ग्रेजुएशन में एसएसबी देंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 12th में एक बार क्लियर कर लिया तो ग्रेजुएशन में भी क्लियर कर लेंगे आप एसएसबी। इट इज नॉट सो। सो आपकी मैं लोगों को आइडियोलॉजी। वही बोलता हूँ कि अगर आप क्लियर नहीं कर पाए तो उसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत घटिया हैं, और आपने क्लियर कर लिया इसका मतलब आप ये नहीं कि आप तुरंत खाएं। बात इतनी है कि आप उस दिन आप बहुत अपने अच्छे में थे और वो एग्जाम आपने बहुत अच्छा दिया है जिंदगी में, तो उसके लिए करेक्ट आपको एज अ पर्सन आप कुछ नहीं कह सकते उसके लिए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा जाते जाते कि ये मत कहिए कि किसानों के साथ गलत हो रहा है। देखिए काफी किसान खुश भी हैं और सबके साथ गलत नहीं हो रहा है। अमीर किसान अमीर है, वो अपने अपने मकसद के लिए लड़ रहे हैं। जैसे जब सीए हो रहा था तो एसमीज भी सीए के खिलाफ थे, लेकिन उनका रीजन अलग था और दिल्ली वाले सीए प्रोटेस्ट का रीजन अलग था। तो अभी क्या एक आया था कि किसानों पे लाठीचार्ज हो रहा है, कैनन चल रही है, हाईवे ब्लॉक कर दिए गए हैं। सी, आपकी नॉर्मल प्रोटेस्ट से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं ऑनेस्टली बताऊंगा, मैं खुद सपोर्ट करूंगा, लेकिन जिस हालात में दिल्ली आज है, जो पेंडेमिक की सिचुएशन है, और जैसे किसानों में से मैंने अभी तक एक के मुंह में भी मास्क नहीं देखा, ये एक हेल्थ क्राइसिस बन जाएगा। और वो जो गरीब किसान की आप बात कर रहे हो, वो इतना महंगा बिल नहीं दे सकता अस्पतालों का जितना आप दे सकते हो या फिर आपके इन्फ्लुएंसर दे सकते हैं। तो ये उनकी सिक्योरिटी के लिए भी है, पुलिस वालों की सिक्योरिटी के लिए भी है। भाई पुलिस वालों को अच्छा नहीं लगता किसी पे लट्ठे बरसाना या अपने पे खाना, वो उनका काम है, उन्हें करना पड़ता है, राइट। तो चलो प्रोटेस्ट करनी है वो भी कर लो यार, लेकिन कम से कम मास्क वास्क पहन के सेफ्टी करके कर लो। कुछ हो जाएगा कल के दिन, तुम्हारे बच्चे घर में बैठे, उनकी तबीयत भी खराब होगी, कोरोना को इतना मजाक हितेश में मत भाई लो। सीधे कॉमन सेंस की बात है। अगर पुलिस, एक बात बताइए, पंजाब से लेके संसद भवन का पूरा रास्ता अगर पुलिस छोड़ दे तो ये सारे किसान संसद भवन में घुस के कॉलर नहीं पकड़ लेंगे नेताओं का? अगर मैं पूरी सिक्योरिटी मॉब हटा दूं मेंटेलिटी ना। तो भैया कहीं
कहीं ना कहीं तो ये वो पॉइंट आएगा ही जहां इनको क्लैश झेलना पड़ेगा, बिकॉज यू वी कैन नॉट, दिस इज डेमोक्रेसी ना, डेमोक्रेसी क्या, दिस इज गवर्नमेंट। आई कैन नॉट लेट यू एक्ट लाइक अ खाप पंचायत कि आप घुस जाइए संसद में और कॉलर पकड़ के आप न्याय ले ये लीजिए। यही गलती यूरोप ने की थी 19 में, जब आपका वर्ल्ड वॉर के 2 के टाइम में, जब वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी की हालत खराब थी, यूरोप बहुत अपीजमेंट कर रहा था, हिटलर ने वहां पे मोनार्की एस्टेब्लिश कर ली थी, डिक्टेटरशिप एक टाइप में। तो हिटलर वाज टेकिंग वन पीस ऑफ लैंड एंड यूरोप की अदर कंट्रीज वर स्केयर्ड कि फिर से एक वर्ल्ड वॉर 1 जैसा सिनेरियो हो जाएगा इन केस दे एक्ट। सो दे वर अपीजिंग हिटलर कि चलो कोई बात नहीं, इतनी सी चीज ले ली, कोई बात नहीं, इसके आगे कुछ मत लेना। फिर हिटलर यूज्ड टू टेक अनदर पीस ऑफ लैंड, फिर हिटलर यूज्ड टू टेक अनदर पीस ऑफ लैंड। ऐसे करके दे एम्पावर्ड हिटलर कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर जो जंग हुई शायद वो उतनी बड़ी नहीं होती अगर वो हिटलर को पहले दिन रोक देते। सो आप कहते हो कि उन्हें जो करना है करने दो, लेकिन कल सीए के जैसे दंगे के हालात हो जाएंगे, बेंगलोर राइट्स हो जाएंगे जिसमें लोग की जान जाएगी, तो फिर आपका होगा कि गवर्नमेंट तो एक्शन ही नहीं लेती है। एक्शन नहीं लेती गवर्नमेंट है, एक ऐसे, बिल्कुल। हाँ, वरना एक बात बताइए, गवर्नमेंट सही एक ऐसे मैं पॉइंट में अगर है। पुलिस वाला हूँ, मैं अगर पुलिस वाला हूँ, जनता चाहती है कि मैं ना रोकूं, तो मुझे क्या पड़ी है? मैं अपने जाऊंगा, पिक्चर देखूंगा, अपना घर में टाइम स्पेंड करूंगा, मुझे क्या पड़ी है सड़क पे आने की, किसी की हदमदद करने की। देखिए, प्रोटेस्टर्स आपको, जनता को ही परेशान करते हैं। जब वो रोड ब्लॉक करते हैं तो आपको प्रॉब्लम होती है, जब वो ट्रेन ब्लॉक करते हैं तो आपको प्रॉब्लम होती है, एज सिंपल एज दैट। और ये और किसान नहीं आपको है, ये बचाने के लिए, किसान नहीं है। हाँ, अभी आर्मी के जब कन्वॉयज का मूवमेंट हुआ लद्दाख में, कौन सा हम्म, किसान, मुझे एक किसान नहीं पता जो आर्मी के कॉन्वॉय को रोकने की कोशिश करेगा या आर्मी की ट्रेन्स को नहीं चलने देगा। इन लोगों ने वो ट्रेन्स नहीं चलने दी, लद्दाख में फाइट चल रही थी। आप अगर हम्म, इस चीज को जस्टिफाई करते जय जवान जय किसान के नारे के साथ, तो आपने जवान के साथ भी अच्छा नहीं किया। आप इसे जस्टिफाई नहीं हम्म, कर सकते एज अ फार्मर टू। कोई, मैं तो हम्म, जितने किसानों को जानता हूँ, एक एक घर से एक एक बच्चा गया हुआ है सबका आर्मी में। ये कैसे किसान है हम्म, जो अपने बच्चों को मारने के लिए छोड़ देंगे ऐसे? तो दिस इज नॉट हम्म, द पीपल हु आर नेशनलिस्ट। आप अपने करेक्ट, गवर्नमेंट से लड़ाइए, गवर्नमेंट से लड़ लो ना, लेकिन आर्मी की ट्रेन चलने दो या आर्मी के करेक्ट, करेक्ट, कॉन्वॉय सही का बात है। मूवमेंट होने दो। आप 6-6 घंटे आर्मी का कॉन्वॉय रोक दे तो 6 घंटे में जंग बदल जाती है। सो हम्म, दिस मेंटालिटी कैन नॉट बी जस्टिफाइड ऑन द नेम ऑफ योर ऑक्यूपेशन, करेक्ट, एग्जैक्टली, राइट? सो दैट इज एग्जैक्टली। समथिंग आई रियली बिलीव इन। बहुत सही बात है हितेश भाई। हितेश भाई, आज हमने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन किया। मैं जनरली आपके पेज पे इसलिए आता हूँ ताकि मेरे फॉलोअर्स आपके पूरे पेज को विजिट कर सकें, और आपके पेज पे वीडियो सेव रहती हैं तो वो अमर हाँ, हो मैं जाती सेव है, मतलब करता हूँ उन्हें। आपके पेज पे रह के वो एक तरह से अमर हो जाती हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू, इसको आप यूट्यूब पे भी डाल दें। आई विल शेयर योर यूट्यूब लिंक इन माय स्टोरी। श्योर 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 भाई। एंड thank you very much for calling me on your prestigious platform, Hitesh bhai, and really have a good day. It was an honor to be यू टू here भाई, as always. प्लेजर प्लेजर हैविंग यू हियर। और टॉपसी भाई को हम सब की तरफ से एक और बार बर्थडे की विशेष आप कन्वे पक्का कर दीजिएगा, बिकॉज बिल्कुल बिल्कुल ज्यादातर लोग उससे कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, तो आपके थ्रू ही उनका बिल्कुल कम्युनिकेशन हो जाएगा। बिल्कुल आई बिल्कुल होप बिल्कुल। बाकी सबको भी ये बायस ना लगा हो ये डिबेट, बिकॉज बायस रखने की बिल्कुल कोशिश तो बिल्कुल की भी नहीं गई थी। तो अभी के लिए बाईस इतना ही। कोशिश भी नहीं की थी। बिल्कुल। हाँ, अभी के लिए इतना ही। आप सब भी इंजॉय कीजिए और प्लीज ये वीडियोस दूसरों को भी दिखाओ, बिकॉज कई लोग नहीं देखना चाहेंगे वीडियोस, या फिर उन्हें ध्रुव पार्टी की वीडियो देखने का शौक होगा, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। सो काइंडली हेल्प अस। थैंक यू भाई जी। हैव अ गुड डे यू टू, एंड एंड दिस टॉपसी फ्रॉम आवर एंड साइड। जितने मेरे फॉलोअर्स यहाँ पे आए हैं, जितने मेरे फ्रेंड्स दोस्त यहाँ पे आए हैं, जैसा मैं हमेशा ही कहता हूँ, हितेश भाई इज रियली एन एक्सपर्ट। वो कहेंगे नहीं, वो बड़े हम्बल इंसान है। ही इज नहीं एन ऐसे नहीं। एंटरप्रेन्योर एंड ही इज एन एक्सपर्ट, डिफेंस एक्सपर्ट। प्लीज आप इनके पेज को फॉलो किए एंड यू विल रियली नॉट रिग्रेट, क्योंकि मैं खुद फॉलो करता हूँ, मुझे खुद काफी कुछ सीखने को मिलता है, जो शायद मुझे बहुत मेहनत लगे इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, जो मुझे यूं मिल जाती है। इनफैक्ट मैं सच बता रहा हूँ, MiG-29 का जब क्रैश हुआ था, तो मुझे मुझे मेरे दोस्तों से जो फौज में हैं, उनसे पहले मुझे आपके पेज से पता चला था। ठीक है, एंड आई एम बीइंग हाँ, वो वेरी वेरी एक्चुअली ट्रूथफुल टू यू। पहचान के हैं। ठीक है, निशान भाई का सो अभी भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, तो आप दुआ करते रहिएगा उनके एग्जैक्टली लिए। तो उनका एग्जैक्टली थोड़ा सीन एग्जैक्टली खराब है। सो बिल्कुल। एक एक गाइस, ऑफिसर अभी है हमारे। 60 मिनट एक होने तो मिल वाले हैं, चुके अपने हैं, आप कट हो जाएगी। तो आप ये मत या सोचिएगा कोई कि मैंने कट कर दिया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं हितेश भाई, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ठीक है, अपना ध्यान रखें, एंड थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर शेयरिंग योर प्रेशियस मोमेंट्स विद अस। थैंक यू भाई, जय थैंक हिंद। यू, थैंक यू हितेश भाई, थैंक यू वेरी मच।